Good morning, children. How are you? I hope you are in the pink of your health. Welcome to Maths Class 5, Chapter 10 Profit and Loss and Unitary Method, Part 1. Today we are going to start a new topic. This topic is new for you, that is profit and loss. This is an introduction video for profit and loss. So let's start and understand what the profit and loss are. See, Ravi bought a video game for rupees 500. After a few days, he sold it to Sahil for rupees 400. So, Ravi lost rupees 500 minus 400 equal to rupees 100. रवि एक वीडियो गेम खरीदा रुपीज़ 500 में और कुछ दिनों के बाद वो उस वीडियो गेम को बेच दिया साहिल के यहाँ रुपीज़ 400 में। तो इसमें क्या हुआ चिल्ड्रेन? रवि को 100 रुपीज़ का लॉस हुआ, क्योंकि वो रुपीज़ 500 में ख़रीदा था, 400 में बेच दिया। तो 500 माइनस 400 इक्वल टू रुपीज़ 100 का लॉस हुआ रवि को। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉस। लॉस मीन्स हानि, नुकसान। ऑन द अदर हैंड, साहिल गॉट द गेम ओनली फॉर रुपीज़ 400 विच वॉज रुपीज़ 100 लेस दैन इट्स एक्चुअल कॉस्ट। दूसरी तरफ साहिल को वो वीडियो गेम रुपीज़ 400 में मिला, जो कि एक्चुअल कॉस्ट से रुपीज़ 100 कम था। So we can say that Ravi had a loss of rupees 100 while Sahil had a gain of rupees 100. इसलिए हम कह सकते हैं कि रवि को रुपीज़ 100 का लॉस हुआ, नुकसान हुआ, जबकि साहिल को रुपीज़ 100 का गेन हुआ। गेन मीन्स प्रॉफिट हुआ, उसको लाभ हुआ, क्योंकि वीडियो गेम का जो एक्चुअल कॉस्ट था रुपीज़ 500 था, जबकि साहिल को वो मिल गया रुपीज़ 400 में। तो साहिल को 100 रुपीज़ का गेन हुआ या प्रॉफिट हुआ, जबकि रवि को रुपीज़ 100 का लॉस हुआ, नुकसान हुआ, क्योंकि वो रुपीज़ 500 में ख़रीदा था और 400 में बेच दिया। नाउ कॉस्ट प्राइस। अब आइए जानते हैं कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस का मीनिंग होता है खरीद मूल्य। जितने में कोई वस्तु को खरीदा जाता है, किसी बिजनेसमैन के द्वारा दोबारा उसे बेचने के लिए जिस प्राइस पर उस वस्तु को खरीदा जाता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। व्हेन अ बिजनेसमैन परचेजेज अ सर्टेन कमोडिटी फॉर हिज बिजनेस, द प्राइस एट विच ही बाइज इट is called the cost price. The price at which a businessman buys a commodity is called the cost price. Means जिस कीमत पर कोई बिजनेसमैन किसी कमोडिटी को खरीदता है, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय CP. CP is the short form of cost price.
full form of CP is cost price. And next is selling price. What is selling price? The price at which the commodity is sold by the businessman is called its selling price and is denoted by SP. Means जिस कीमत पर किसी कमोडिटी को मीन्स कि किसी वस्तु को बिजनेसमैन के द्वारा बेचा जाता है, सेल किया जाता है, उस प्राइस को सेलिंग प्राइस कहते हैं और सेलिंग प्राइस को SP से डिनोट करते हैं. SP इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेलिंग प्राइस एंड फुल फॉर्म ऑफ SP इज सेलिंग प्राइस. इससे आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है. कोई भी शॉपकीपर, कोई भी बिजनेसमैन जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदता है उसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं और उसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेच देता है उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं. अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पर डिपेंड करता है कि वो बिजनेसमैन को किसी भी ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. तो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रॉफिट और गेन. प्रॉफिट मीन्स लाभ होता है, फ़ायदा होता है. गेन मीन्स भी लाभ या फ़ायदा. प्रॉफिट और गेन दोनों सेम वर्ड है, सेम मीनिंग है दोनों का. तो आइए समझते हैं प्रॉफिट क्या होता है. इन अ ट्रांजैक्शन इफ SP इज ग्रेटर देन CP देन देयर इज प्रॉफिट और गेन. किसी भी ट्रांजैक्शन में, ट्रांजैक्शन मीन्स लेन देन, किसी भी ट्रांजैक्शन में यदि SP बड़ा होता है CP से तब उस ट्रांजैक्शन में बिजनेसमैन को प्रॉफिट होता है या गेन होता है. क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि SP मीन्स होता है सेलिंग प्राइस और CP मीन्स होता है कॉस्ट प्राइस. तो यदि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से तो ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट होगा, बिजनेसमैन को निश्चित रूप से प्रॉफिट होगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है सेलिंग प्राइस. ठीक है, तो यहाँ पर 3 फार्मूलाज आपको याद रखने हैं और आप समझ के भी इस फार्मूला को याद रख सकते हैं. If SP is greater than CP, then there is profit in a transaction, and profit equal to SP minus CP. यदि SP बड़ा है CP से तो कितना प्रॉफिट होगा चिल्ड्रन? SP माइनस CP के इक्वल होगा प्रॉफिट. जैसे अभी ऊपर के एग्जाम्पल में देखे थे कि रवि एक वीडियो गेम 500 में ख़रीद लिया था. ये 500 क्या हुआ, उसका कॉस्ट प्राइस था और सेल कर दिया उसको 400 में. यहाँ पर क्या हो रहा था, उसको लॉस हो रहा था क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से. मीन्स कि CP इज ग्रेटर देन SP. CP ही बड़ा था, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा था और सेलिंग प्राइस कम था, इसलिए इस ट्रांजैक्शन में उसको लॉस हुआ. यदि उसका कॉस्ट प्राइस 400 होता और सेलिंग प्राइस 500 होता तो इस ट्रांजैक्शन में उसको प्रॉफिट होता. कितना प्रॉफिट होता? 500 माइनस 400 इक्वल टू 100 प्रॉफिट होता.
तो प्रॉफिट इक्वल टू फॉर्मूला होता है SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आप सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को कोई बिजनेसमैन 400 में ख़रीदा है, मीन्स की कॉस्ट प्राइस 400 है और सेलिंग प्राइस 500 है, तो उसको प्रॉफिट होगा 100 रुपीज़ का। मीन्स की प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया चिल्ड्रन। सेकंड फॉर्मूला SP मीन्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, मीन्स SP इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। इसको भी आप समझ करके याद रख सकते हैं। अगर समझ लेते हैं तो याद करने का ज़रूरत नहीं है। सेलिंग प्राइस मीन्स क्या होता है, कॉस्ट प्राइस और प्लस उसमें प्रॉफिट एडेड होता है। अगर प्रॉफिट लेकर के कोई बिजनेसमैन किसी ऑब्जेक्ट को बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस में, इस कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को अगर ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस होगा। सपोज कॉस्ट प्राइस किसी ऑब्जेक्ट का 100 रुपीज़ है और वो 10 रुपीज़ का प्रॉफिट लेता है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 100 प्लस 10 इक्वल टू रुपीज़ 110। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। यहाँ पर ध्यान देना है चिल्ड्रन कि प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होगा। कभी कभी ट्रांजैक्शन में बिजनेसमैन को लॉस भी होता है, तो लॉस के लिए आगे हम फॉर्मूला बताएंगे। अभी ये प्रॉफिट का केस है, यहाँ पर SP इज ग्रेटर देन CP है, मीन्स कि ये प्रॉफिट का केस है। तो प्रॉफिट के केस में SP इक्वल टू होता है CP प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस जितना भी है उसमें प्रॉफिट को आप ऐड कर दीजिए, जितना प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। अब CP इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। अगर कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, अगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है, SP दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है, मीन्स कि SP में प्रॉफिट एडेड है, तो अगर SP और प्रॉफिट दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू फॉर्मूला होगा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। अगर आप SP में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो CP निकल जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट एडेड है। प्रॉफिट को अगर माइनस कर दिए सेलिंग प्राइस से तो आपका कॉस्ट प्राइस निकल गया, मीन्स कि खरीद मूल्य निकल गया जितने में आप किसी वस्तु को खरीदे थे। तो ये 3 फार्मूलाज हो गया स्टूडेंट्स। इस 3 फार्मूला को याद रखना। इस 3 फार्मूलाज कब काम करेगा, व्हेन SP इज ग्रेटर देन CP, क्योंकि प्रॉफिट तभी होता है जब SP CP से बड़ा होता है। तो प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, SP इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट एंड CP इक्वल टू SP माइनस प्रॉफिट। नाउ इन अ ट्रांजैक्शन इफ CP इज ग्रेटर देन SP देन देयर इज लॉस। अब अगर इसका उल्टा है चिल्ड्रन, अगर CP ही ग्रेटर है SP से, मीन्स कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, मतलब कोई ऑब्जेक्ट को ख़रीदा गया है ज़्यादा में और बेचा गया है कम में, उस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, लॉस होगा, हानि होगा। इस केस में क्या होगा, लॉस का फॉर्मूला आपको याद रखना है या समझ के भी इसको कर सकते हैं। लॉस इक्वल टू CP माइनस SP, क्योंकि CP ज़्यादा है तो CP में से SP को माइनस करेंगे तो वो लॉस निकल जाएगा। सपोज कॉस्ट प्राइस अगर है 500 रुपीज़, जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल में देखे स्टार्टिंग में, और सेलिंग प्राइस है 400 रुपीज़, तो इस ट्रांजैक्शन में बिजनेसमैन को क्या होगा, 100 रुपीज़ का लॉस होगा, क्योंकि ख़रीदा 500 में
और बेचा 400 में, तो 100 रुपया का उसको लॉस हुआ। इसलिए आप फॉर्मूला बना सकते हैं लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। सेकेंड फॉर्मूला होगा SP इक्वल टू CP माइनस लॉस। अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो CP माइनस लॉस करेंगे, CP में लॉस को माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस निकलेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कम है। कितना कम है? जितना लॉस हुआ। तो CP अगर 500 रुपीज़ है और लॉस 100 रुपीज़ हुआ है तो 500 माइनस 100 इक्वल टू 400। इसका मतलब हुआ कि SP 400 है, मीन्स कि 500 के सामान को 400 में बेचा गया, तभी 100 रुपीज़ लॉस हुआ है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया SP इक्वल टू CP माइनस लॉस। और थर्ड फॉर्मूला होगा CP इक्वल टू SP प्लस लॉस, मीन्स कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। क्योंकि कॉस्ट प्राइस यहाँ पर ज़्यादा है, लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है। तो सेलिंग प्राइस में अगर लॉस को ऐड करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये 3 फार्मूलाज लॉस के केस में चिल्ड्रन आपको याद रखना है। लॉस इक्वल टू CP माइनस SP, SP इक्वल टू CP माइनस लॉस और CP इक्वल टू SP प्लस लॉस। Sometimes when a businessman buys a certain commodity, he has to pay transportation charge, shipping charge or other such charges. These charges आर कॉल्ड ओवरहेड एक्सपेंसेज। कभी कभी क्या होता है चिल्ड्रन, बिजनेसमैन जब कोई सर्टेन कमोडिटी को खरीदता है तो उसे कुछ और चार्जेज पे करने पड़ते हैं उसे अपने शॉप तक लाने में, जहाँ से वो बिजनेस करता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, कोई होलसेल मार्केट में अगर बिजनेसमैन कोई कमोडिटी को ख़रीदा, वहाँ से अपने शॉप तक उसको लाने में ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग सकता है, शिपिंग चार्ज लग सकता है, या और कोई अदर चार्जेज उसको चुकाना पड़ सकता है। तो इन सब चार्जेज को बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेज। और ये ओवरहेड एक्सपेंसेज जो होते हैं CP में ऐड होते हैं, कॉस्ट प्राइस में ऐड होते हैं, क्योंकि उस बिजनेसमैन का जो प्रॉफिट या लॉस डिपेंड करेगा वो टोटल कॉस्ट प्राइस पर, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पर। इसलिए जो ओवरहेड एक्सपेंसेज होता है वो कॉस्ट प्राइस में ऐड किया जाता है एक्चुअल CP फाइंड करने के लिए, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पर फाइंड होगा। ठीक है। अगर कोई शॉपकीपर या बिजनेसमैन 100 रुपीज़ में कोई कमोडिटी को ख़रीद लेता है और उसको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 20 रुपीज़ देना पड़ता है, तो उस कमोडिटी का एक्चुअल प्राइस उस शॉपकीपर के लिए, उस बिजनेसमैन के लिए कितना हो गया? 120 रुपीज़ हो गया, न कि 100 रुपीज़ हो गया। क्योंकि 100 वो कॉस्ट पे किया, 20 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दिया, मतलब 120 रुपीज़ उसको लग गया उसको शॉप तक आने में उस कमोडिटी को। अब अगर उसको 120 रुपीज़ में उसको बेचेगा तो उसको प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा। तो उसको प्रॉफिट अगर कमाना है, प्रॉफिट लेना है, तो 120 से ज़्यादा में बेचना पड़ेगा, न कि 100 से ज़्यादा में बेचेगा। 100 से ज़्यादा में अगर बेच भी लेगा तो उसको लॉस होगा, क्योंकि 20 रुपीज़ जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वो पे किया वो ऑब्जेक्ट के कॉस्ट प्राइस में ऐड हुआ। उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो हुआ वो CP प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेज हुआ। ये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, शिपिंग चार्ज, एनी अदर चार्जेस को ओवरहेड एक्सपेंसेज बोलते हैं। So overhead expenses along with the cost price of the commodity constitute the actual cost price of that commodity. इसलिए overhead expenses और cost price
दोनों को मिला करके एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होता है उस कमोडिटी का, उस आइटम का। सो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सीपी प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेज, मीन्स कि एक्चुअल सीपी इक्वल टू सीपी प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेज। ये ओवरहेड एक्सपेंसेज कुछ भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो सकता है, शिपिंग चार्ज हो सकता है, एनी अदर चार्ज हो सकता है। किसी केस में रिपेयरिंग चार्ज भी हो सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट खरीद के लाया कोई शॉपकीपर या बिजनेसमैन, उसमें कुछ रिपेयरिंग चार्ज खर्च किया, कुछ उसको मरम्मत किया और उसमें खर्च हुआ, तो उसका वो एक्चुअल सीपी में ऐड होगा, मीन्स ओवरहेड एक्सपेंसेज में आएगा और एक्चुअल सीपी उसका सीपी प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेज होगा। और उसके बाद वो प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करेगा। प्रॉफिट में उसको बेचना है तो एक्चुअल सीपी से वो ज़्यादा में बेचेगा, लॉस में बेचना है तो एक्चुअल सीपी से वो कम में बेचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड अबाउट प्रॉफिट और लॉस, when there is profit and when there is loss. Once again I remind you, if SP is greater than CP, then there is profit in a transaction, and if CP is greater than SP, then there is loss in the transaction. Now see one example. Rajiv buys a dining table with 6 chairs for rupees 16,000. He sells it to a customer for rupees 17,825. Find his loss or profit. So you have to find, students, कि Rajiv buys a dining table with 6 chairs for rupees 16,000. तो rupees 16,000 क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये उसका सीपी हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ। इतने में वो खरीदा और कस्टमर को सेल किया रुपीज 17,825 में, ये उसका एसपी हुआ। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे सीपी इक्वल टू रुपीज 16,000 एंड एसपी इक्वल टू रुपीज 17,825। Here SP is greater than CP. Since SP is greater than CP, there is a profit in this transaction. Now you know profit equal to SP minus CP equal to rupees 17,825 minus rupees 16,000 equal to rupees 1,825. So Rajiv earns a profit of rupees 1,825. So this much for today, students. In next video we will discuss solution of exercise 10.1. Till then, keep learning, keep growing, and if you like this video, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon so that you may get the notification of all other videos at the earliest. Thank you.